Hello, grade 11th. Welcome to my YouTube channel. So we were doing the application of set theory, word problems of set theory we are doing. Let us continue with the first question. Again, there are 200 individuals which are skin order, right? There are few individuals, those who have some skin disease. 120 have been exposed to a chemical one, means केमिकल 1 से C1 से जिनको डिसीज हो रही है दैट इज़ 120, केमिकल 2 वी हैव 50 स्टूडेंट्स 50 इंडिविजुअल्स एंड द बोथ C1 and C2 कॉमन those who are allergic with the chemical C1 and C2 we have 30 students. Find the number of individuals exposed to chemical C1 or chemical C2, right? Or means union, as I have told you earlier, or means union. Second part is chemical C1 but not C2, means you are to here find C1 minus C2 and C2 minus C1. So it's a quite simple question. Let us proceed towards its solution. So students, here 200 individuals are the universal set. ठीक है, तो उसमें से 200 में से किसी को केमिकल C1 से एलर्जी है, किसी को C2 से है, किसी को दोनों से है. ठीक है, कुछ किसी को एक से है, दूसरे से नहीं है, दूसरे से है, एक से है. तो ये सारा हमने यहाँ पर फाइंड करना है. तो लेट अस ड्रॉ इट्स वेन डायग्राम फर्स्ट ऑफ ऑल. नाउ सी इट्स वेन डायग्राम इज C1, जो C1 के स्टूडेंट्स हैं वो 120 हैं और जो C2 के स्टूडेंट्स हैं वो हैं हमारे पास 50 C2. ठीक है, और जो बोथ हैं, बोथ मतलब 30 कॉमन C1 एंड C2. तो हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ केमिकल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर एक्सपोज्ड विद द केमिकल C1 एंड केमिकल C2. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट हियर U इक्वल्स टू 200, number of individuals exposed to chemical C1 120, C2 50, C1 and C2 means intersection we have 30, right? तो हमारा फर्स्ट पार्ट है केमिकल C1 और केमिकल C2. नाउ सी फर्स्ट पार्ट केमिकल C1 और केमिकल C2 यू आर टू फाइंड और मीन्स यूनियन. ठीक है, तो हमने यूनियन फाइंड करनी है. तो यूनियन का हम सिंपल सा फॉर्मूला लगा देंगे C1 प्लस C2 माइनस C1 इंटरसेक्शन C2, राइट? तो यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाओगे. C1 इज 120, C2 इज 50 माइनस 30. यू हैव 170 माइनस 30 दैट यू हैव 140. ठीक है, तो जो C1 और C2 जिनको दोनों से प्रॉब्लम है केमिकल से, वो स्टूडेंट्स वो इंडिविजुअल्स कितने हैं आपके 140. दिस इज योर फर्स्ट पार्ट, राइट? फर्स्ट पार्ट. कम टू द सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट आप देखो क्या फाइंड करना है. सेकेंड पार्ट में आपने फाइंड करना है C1 बट नॉट C2. मीन्स आपने क्या फाइंड करना है C1 बट नॉट C2, ये फाइंड करना है. तो इसका फॉर्मूला क्या था कि C1 में से क्या एलिमिनेट करोगे, इंटरसेक्शन. C1 में से क्या एलिमिनेट करोगे, C1 इंटरसेक्शन C2. ठीक है, तो C1 के कितने स्टूडेंट्स थे, इंडिविजुअल्स 120, इंटरसेक्शन इज 30, देन योर आंसर इज 90. क्लियर? सिमिलरली इन द सेम वे यू आर टू डू द सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट वी हैव डन. थर्ड पार्ट C2 बट नॉट C1, C2 बट नॉट C1. ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना है, C2 में से C1 को माइनस कर देना है. ठीक है, तो आपका C2 में से आप क्या एलिमिनेट करोगे, इंटरसेक्शन, राइट? सो देखो C2 इज 50 माइनस 30, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 20. आंसर इज 20. ओके, सो दिस इज अबाउट योर फर्स्ट क्वेश्चन. कम टू द नेक्स्ट सम. Yes, beta, next question is quite different from other questions. Now the statement is this: a survey shows that 63% of Americans like cheese, right? 76% like apples and the X% of Americans like both,
राइट. सो वी आर टू फाइंड द एक्स हेयर, मीन्स कि वी आर टू फाइंड द इंटरसेक्शन, कि हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ इंटरसेक्शन दोज हु लाइक चीज़ एज वेल एज एप्पल्स. ठीक है. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि ना तो हमें एक यूनिवर्सल सेट गिवन है, ना ही हमें यूनियन गिवन है. देन हाउ टू फाइंड द एक्स. नाउ सी, इफ यू हैव दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, दिस इज बेस्ड ऑन सम assumptions regarding the union. ठीक है. तो यहाँ पर देखो क्या है, सबसे पहले चीज़ आप लिख लोगे 63%, एप्पल्स यू हैव 76%, चीज़ एंड एप्पल यू हैव x%. ठीक है. तो देखो अब आपको पता है कि यूनियन का फॉर्मूला क्या है. यस, यूनियन इज इक्वल टू, इसको मैं रिमूव कर देती हूँ यहाँ से. तो बेटा यहाँ पर देखो मैंने यूनियन का फॉर्मूला लगा दिया, C यूनियन A, वेयर C रिप्रेजेंट चाइनीज, A रिप्रेजेंट एप्पल्स. C यूनियन A इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन नंबर्स ऑफ अमेरिकन्स हु आर टेकिंग चीज प्लस apples minus cheese intersection apples. So write down number of cheese you have 63% and apples you have 76% minus intersection we are to find. तो इसको हमने फाइंड करना है तो हम इसको x% लिख देते हैं. राइट. राइट डाउन x%, एंड ये हमें नहीं पता. ठीक है, बिकॉज वी डोंट हैव एनी यूनिवर्सल सेट एज वेल एज वी डोंट हैव एनी यूनियन. सो इट बिकम्स 139% minus x% and union is as to same as there and C union A. अब देखो बेटा जो यूनियन है, यूनियन का मतलब कि टोटल कितने स्टूडेंट्स, कितने इसमें अमेरिकन हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं. परसेंटेज में क्वेश्चन चल रहा है बेटा, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 100% होंगे या उनसे थोड़े कम होंगे. इट मीन जो आपकी यूनियन है दैट विल बी स्ट्रिक्टली लेस देन और इक्वल्स टू 100%. इससे ज़्यादा तो नहीं होने वाले ना, नहीं होने वाले ना. ठीक है. तो इट मीन्स अब मैं इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करने लगी हूँ यहाँ पे. अब देखो ये मैंने एक रिजल्ट एज्यूम कर लिया, मतलब अजम्पशन है, ट्रुथ बेस्ड है, इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता. तो मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेती हूँ. x% इक्वल्स टू 139% माइनस C यूनियन A. ठीक है. x% इक्वल्स टू 139% माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C यूनियन A. ठीक है. तो अब मुझे यहाँ पे जो यूनियन है वो नेगेटिव चाहिए, तो मैं इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने लगी हूँ. इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो, माइनस n यूनियन C. अब जब भी आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे इनइक्वालिटी हमेशा आपकी चेंज हो जाती है. आई थिंक यू नो इट वेरी वेल. ठीक है. तो जैसे देखो ना 2 इज लेस देन 4 है, अगर आप माइनस लगाओगे तो -2 तो ग्रेटर देन हो गया ना -4 से, तो इनइक्वालिटी हमेशा चेंज होती है. तो आपने यहाँ पर माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया. राइट. अब देखो आपने इस स्टेटमेंट को कन्वर्ट करना है, इसमें आपने ये बनाना है. ठीक है. तो ये कैसे बनाना है, 139% आपने ऐड करना है दोनों साइड. 139% माइनस C यूनियन A इज ग्रेटर देन इक्वल टू 139% माइनस 100%. राइट. सो हेयर यू हैव 139%. अगर आप परसेंट रिमूव कर भी दोगे तो कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो. इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 39%. राइट. तो जो आपका एक रिलेशन बन गया 139, तो हम परसेंटेज यहाँ पर रिमूव कर देते हैं. 139 माइनस C यूनियन A इज ग्रेटर देन इक्वल टू 39. दिस इज योर वन रिलेशन. लेकिन हमने क्या फाइंड करना है, हमने इंटरसेक्शन फाइंड करनी है. ठीक है. तो अब देखो ये एक रिलेशन बन गया आपके पास, 139 माइनस n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C यूनियन A. अब ये किसके इक्वल है, तो इसको हम आज दोबारा से लिखते हैं आगे. प्लीज़ नोट इट डाउन सो डैट मेक आई कैन रब इट. सो स्टूडेंट सी द रिजल्ट वंस अगेन. आपके पास ये बन गया. ठीक है. अब देखो इसको मैंने दोबारा से सॉल्व किया. C यूनियन A इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C प्लस A माइनस n C इंटरसेक्शन A. तो C यूनियन A 63 प्लस 76. ये सारा करने के बाद आपके पास जो इंटरसेक्शन की वैल्यू आ गई 139 माइनस n C यूनियन A. तो ये एक्चुअल में क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज एक्चुअली इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन ऑफ C इंटरसेक्शन A इज ग्रेटर देन इक्वल टू 39. इट मीन्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 39. मीन्स कि हमें ये तो पता चल गया कि जो x है वो 39 से बड़ा होगा.
ठीक है। लेकिन हमें ये हमें इसको बाउंड भी तो करना है ना, 39 से बड़ा तो इन्फिनिटी तक भी पहुंच जाएगा, इंटरसेक्शन इन्फिनिटी हो नहीं सकती। तो अब देखो इसको बाउंड कैसे करना है। बाउंड करने के लिए यहाँ पे फिर हम थोड़ा सा रिजल्ट्स यूज़ कर रहे हैं अपने। अच्छा क्वेश्चन था, एक बार मैंने एग्जाम में भी डाला था ये, ठीक है, 6 मार्क्स में। तो अब देखो इसमें हम एक रिजल्ट यूज़ कर रहे हैं। अब देखो जो इंटरसेक्शन होती है, इंटरसेक्शन, ये जैसे ये कॉमन पार्ट, ये कॉमन पार्ट इसका भी सबसेट होगा और इसका भी सबसेट होगा, पता ही है ना। इंटरसेक्शन जो है वो सेट से छोटी होगी या सेट के इक्वल होगी। तो यहाँ पर मैं वो वाला रिजल्ट यूज़ करने लगी हूँ। अब देखो आपने सेट लिए थे C एंड A। अब देखो आप यहाँ पर लिखोगे C इंटरसेक्शन A इज सबसेट ऑफ C एंड C इंटरसेक्शन A सबसेट ऑफ A, राइट। तो मैंने यहीं से रिजल्ट देख कर लिख दिया। तो अगर हम सबसेट की बात कर रहे हैं तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे बताओ। इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो इंटरसेक्शन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो C से, ये या तो C के इक्वल होंगे या C से कम होंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी इंटरसेक्शन के एलिमेंट या तो एप्पल्स के इक्वल होंगे या एप्पल्स से कम होंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो हमें क्या रिजल्ट मिलता है। यहाँ पे बेटा मैं दोबारा से लिख देती हूँ ये रिजल्ट। तो देखो मुझे यहाँ पर क्या रिजल्ट मिला कि जो इंटरसेक्शन है वो A से कम होगी, इंटरसेक्शन जो है C से भी कम होगी। A मतलब एप्पल्स एंड C मीन्स चाइनीज़, चीज़ नॉट चाइनीज़। तो यहाँ से नंबर्स अगर हम देखेंगे तो इंटरसेक्शन जो है अमेरिकन एप्पल्स जो हैं वो कितने इंडिविजुअल्स है, 76 है। सिमिलरली जो चीज़ ले रहे हैं वो कितनी है, 63%। तो इंटरसेक्शन या तो 76 से कम होगी या फिर इंटरसेक्शन 63 से कम होगी। अब इंटरसेक्शन बेटा यहाँ पर हमने लोअर वैल्यू ही लेनी होती है क्योंकि इंटरसेक्शन बहुत छोटा पार्ट होता है कॉमन, ठीक है। तो अब यहाँ से इसको मैं डिस्कार्ड कर दूँगी और यहाँ से मुझे इंटरसेक्शन मिलेगी x इज़ लेस देन इक्वल टू 63। और पहले हम बोल चुके हैं x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 39। तो यहाँ से जो x की कंबाइंड रिजल्ट देयर फॉर x इज़ लेस देन इक्वल टू 63 ग्रेटर देन इक्वल टू 39। दिस इज़ योर आंसर। ये पता चल गया ना 76 क्यों नहीं लिया। देखो जो थे आपके एप्पल्स वाले कितने थे, 76, और जो आपके चीज़ वाले थे 63। तो हम इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं। क्या इंटरसेक्शन ये कॉमन पार्ट 76 हो सकता है? नहीं होगा ना, क्योंकि इसका जिसके साथ इंटरसेक्शन लेनी है वो तो खुद इटसेल्फ 63 है। तो अगर मैं इन दोनों केसेस को कंपेयर करूं तो इन केसेस में इंटरसेक्शन मुझे हमेशा 63 ही मिलेगी या 63 से कम मिलेगी। 63 से ज़्यादा तो मिलने वाली है ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी लोग ही 76 और 63 हैं। तो इंटरसेक्शन यहाँ से 63 से ज़्यादा नहीं मिलने वाली। तो इन दोनों रिजल्ट्स को मैंने कंबाइन करके यहाँ से मैंने इंटरसेक्शन ली है 63। तो आपका जो पहले का रिजल्ट था वो था x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 39। तो यहाँ से हमें आंसर मिला x इज बिटवीन 39 टू 63। अच्छा क्वेश्चन था, पेपर में डाला था मैंने 6 मार्क्स का, राइट। कम टू द नेक्स्ट सम। Yes, question number 3 we have, in a class of 35 students, number of students of mathematics, M में लिख दिया है मैंने, क्वेश्चन स्टेटमेंट काफ़ी लेंथी थी। number of students in maths we have 17, number of students in maths but not economics, मतलब ये आपको क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है m माइनस ई, वो कितना दिया हुआ है 10, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन बोथ मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स, यहाँ से आपने क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, yes both intersection, and the number of students who have taken economics but not maths, इसका क्या मतलब है, आपने क्या फाइंड करना है, e minus m if it is given that each student has taken either maths or economics or both। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन दे दी है। सबसे पहले बेटा ये स्टेप देखो, इस स्टेप का मतलब क्या है, इस स्टेप का मतलब है m माइनस ई, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन। इस स्टेटमेंट को हम यहीं पर रखते हैं ताकि आपको यहाँ पर क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथ्स वी हैव 17, राइट। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथ्स बट नॉट इकोनॉमिक्स वी हैव 10। और देखो आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपको दी हुई है इन ए क्लास देयर आर 35 स्टूडेंट्स। 35 स्टूडेंट्स का मतलब आपको क्या दिया हुआ है, यूनियन m यूनियन e इक्वल्स टू 35, राइट। सो यूनियन इज गिवन टू यू। अब देखो बेटा यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव
टेकन बोथ मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें इंटरसेक्शन चाहिए, ठीक है। तो इंटरसेक्शन हम निकालेंगे यहाँ पर। इंटरसेक्शन इज यूनियन इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथ्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन इकोनॉमिक्स माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन maths and economics. So you have 35, number of students in maths you have 17. तो यहाँ पर देखो, अब देखो इकोनॉमिक्स में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमें नहीं पता, ठीक है। इंडिविजुअली हमें इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स यहाँ पर नहीं पता, तो ये आप कैसे फाइंड करोगे। ऊपर से हमें इंटरसेक्शन भी नहीं पता, वी डोंट नो अबाउट द इंटरसेक्शन। सो नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड इकोनॉमिक स्टूडेंट्स, राइट, एंड हाउ टू फाइंड द इंटरसेक्शन, तभी ये क्वेश्चन पॉसिबल है। तो इस क्वेश्चन को आप देखो कैसे करना है। यहाँ पर आपको एक रिजल्ट गिवन है m माइनस ई, और इस रिजल्ट का मतलब क्या है, व्हाट इज m माइनस ई, टेल मी। m माइनस ई, m माइनस ई इक्वल्स टू 10। m माइनस ई का मतलब क्या है, m में से क्या माइनस करोगे, m और इकोनॉमिक्स की इंटरसेक्शन, दैट इज इक्वल टू 10। एंड मैथ्स के कितने हैं, 17। yes yes intersection is m intersection e equals to 10। तो आप इसको माइनस करोगे तो आपके पास m इंटरसेक्शन, आपके पास e कितनी आएगी, ये उधर ले जाओ, -7 माइनस माइनस कैंसिल, दैट इज 7। तो यहाँ पे हमने इंटरसेक्शन इस तरह से फाइंड की है। इंटरसेक्शन आपको यहाँ पर मिल गई है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ इंटरसेक्शन एंड गेट योर रिजल्ट। कौन सा रिजल्ट, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स, ठीक है, -7, ये आ गया 10 को इधर लेके जाओगे 25। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन इकोनॉमिक्स यू हैव 25, राइट। सो आप देख सकते हो यहाँ पर 25, ठीक है। अब देखो हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट उन्होंने क्या पूछा, तो बेटा यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा क्वेश्चन क्या था। हमारा क्वेश्चन ये था, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन बोथ मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स। ये हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। आंसर कितना आ गया है, 7। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन इकोनॉमिक्स बट नॉट मैथ्स, ठीक है। इफ इट इज गिवन दैट ईच स्टूडेंट हैज टेकन ईदर मैथ और इकोनॉमिक्स और बोथ, मतलब या तो उसने मैथ लिया है या इकोनॉमिक्स ली है या फिर दोनों लिए हैं, ठीक है। तो ये तो हमारी कंडीशन साथ के साथ चल ही रही है ना। अगर तो दोनों लिए हैं तो हम यूनियन ले लेते हैं, अगर तो दोनों सब्जेक्ट लिए फिर हम इंटरसेक्शन लेंगे, अगर दोनों में से एक सब्जेक्ट लिया तो हम यूनियन लेंगे। तो वो ऑलरेडी हमें गिवन था, तो ये हमने सॉल्व कर लिया है और सारा कुछ यहाँ पर मैंने दोबारा से लिख दिया है। इंटरसेक्शन आपकी आई थी 7 एंड द यूनियन इज 35। अब आपने क्या निकालना है कि जो who have taken economics but not maths, number of students economics but not maths, इसका मतलब क्या है कि आपने क्या निकालना है, इकोनॉमिक्स में से मैथ्स वाले निकाल लेने हैं, ठीक है। तो जब आप इकोनॉमिक्स में से मैथ्स वाले निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, इकोनॉमिक्स में से क्या निकालोगे, इंटरसेक्शन आप माइनस करोगे। इकोनॉमिक्स वाले कितने थे, 25, इंटरसेक्शन इज 7, 25 माइनस 7 दैट यू हैव 18, सो योर आंसर इज 18, ओके। तो ये आपके पास था e माइनस m। कम टू द नेक्स्ट सम, discuss the question number 4. A college awarded 38 medals in football, 15 in basketball and 22 cricket. So first line representing the number of students who are awarded in football, basketball and cricket, right? If these medals went to a total of 58 men and only 3 men got medals in all 3 sports, means कि तीनों में जो कॉमन है, जिसको फुटबॉल, बास्केटबॉल और क्रिकेट में मेडल मिल रहा है, वो कितने मेन हैं, ओनली 3। अदरवाइज ये जो टोटल मेडल्स कितने लोगों को दिए गए हैं वो 58 हैं। इन ऑल द 3 स्पोर्ट्स हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल इन एग्जैक्टली 2 ऑफ 3 स्पोर्ट्स। एग्जैक्टली 2 ऑफ 3 का मतलब ये है कि फुटबॉल और बास्केटबॉल में मिल गया, क्रिकेट में नहीं मिला, बास्केटबॉल और क्रिकेट में मिल गया, फुटबॉल में नहीं मिला, और फुटबॉल और क्रिकेट में मिल गया, बास्केटबॉल में नहीं मिला। तो ये हमारा क्वेश्चन है, हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल इन एग्जैक्टली 2 ऑफ 3 स्पोर्ट्स। तो सबसे पहले हम इसकी वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सो स्टूडेंट, दिस इज द वेन डायग्राम, इट रिप्रेजेंट द फुटबॉल, क्रिकेट एंड बास्केटबॉल, 38 फॉर फुटबॉल,
cricket we have 20 and basketball we have 3 and the common intersection is 3. ये कितना है 3, ठीक है. और ये सबकी यूनियन अगर मैं सबको शेडेड कर दूँ तो टोटल नंबर ऑफ अवार्ड्स आर गिवन टू 58 स्टूडेंट्स, ठीक है. अब तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ मेन हु रिसीव्ड मेडल इन एग्जैक्टली 2 of 3 स्पोर्ट्स. तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास सबसे पहले 3 सेट आ गए हैं. तीनों सेट्स की यूनियन का फॉर्मूला भी आप देख लो, F यूनियन B यूनियन C इक्वल्स टू, हमने अभी तक ये नहीं किया कि अगर हमारे पास 3 सेट होंगे तो यूनियन क्या होगी. F यूनियन B यूनियन C इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F B एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C. अब दो के इंटरसेक्शन माइनस करते जाओ, F इंटरसेक्शन B माइनस B इंटरसेक्शन C माइनस F इंटरसेक्शन C, ठीक है. दो की इंटरसेक्शन माइनस करने के बाद जो इनकी कॉमन इंटरसेक्शन है उसको आप प्लस करोगे, तो ये आपका फॉर्मूला है, राइट. जब आपके पास 3 सेट गिवन होंगी, ठीक है. तो यहाँ पर जो जो आपको दिया हुआ उसको आप पुट कर दो. F यूनियन B यूनियन C 58, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फुटबॉल 38, 15 प्लस C 20. और ये डबल डबल इंटरसेक्शन हमें गिवन नहीं है तो ये हम एज इट इज़ रखेंगे, F इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C एंड F इंटरसेक्शन C. कॉमन इंटरसेक्शन हमें गिवन है वो है हमारी 3, तो कॉमन इंटरसेक्शन को हम एज इट इज़ रखेंगे. तो यहाँ से जो हमारे पास वैल्यू निकल कर आएगी वो वैल्यू किसकी होगी, वैल्यू होगी वो F इंटरसेक्शन B, F इंटरसेक्शन C प्लस B इंटरसेक्शन C. ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलेगा दैट रिजल्ट विल बी इक्वल्स टू 18. कैलकुलेट बेटा कर लेना, ठीक है. ये हमारे पास 18 आ गया. अब इस रिजल्ट को हमने यूज़ करना है. देखो ये है F और B के कॉमन एलिमेंट्स, ये किसके कॉमन एलिमेंट्स है, F और C के, और ये किसके कॉमन है, B एंड C के. मतलब ये सब आपको दो गेम्स के मिल रहे हैं ना, एग्जैक्टली 2 of 3 स्पोर्ट्स. तो आपको जो टोटल 2 of 3 स्पोर्ट्स मिल रहे हैं वो यहाँ से मिल गए. लेकिन हाँ यहाँ पर क्या होगा कि जब आपको इंटरसेक्शन मिल रही है, देखो F और B की इंटरसेक्शन मिल रही है, अगर आप F और B के इंटरसेक्शन की बात कर रहे हो तो मतलब आप ये वाले पार्ट को बात कर रहे हो, जिस पार्ट की बात हो रही है ना F और B के इंटरसेक्शन की बात हो रही है. अगर B और C के इंटरसेक्शन की बात हो रही है तो आप ये वाला पार्ट ले रहे हो, ये देखो, ठीक है. और अगर आप F और C के इंटरसेक्शन की बात कर रहे हो तो आप ये वाला पार्ट ले रहे हो, राइट. तो यहाँ से देखो आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिल रही है कि जब भी आप कॉमन पार्ट्स उठा रहे हो, ये जो बीच में ये पड़ा हुआ है पार्ट, वेट, ये जो पार्ट है मैं इसको रिमूव भी कर देती हूँ. हाँ, ये जो मैंने अभी रिमूव किया है ये पार्ट कितनी बार इंक्लूड हो रहा है, 3 बार हो रहा है ना. पहली बार वो इसके साथ इंक्लूड हुआ, दूसरी बार वो इसके साथ इंक्लूड हो गया और तीसरी बार ये इसके साथ इंक्लूड हो गया. मतलब ये तो 3 बार इंक्लूड हो गया. जब भी हम इंडिविजुअली दो की इंटरसेक्शन को प्लस कर रहे हैं, यहाँ पर इंडिविजुअली जब हम दो की इंटरसेक्शन को प्लस कर रहे हैं, ये जो कॉमन इंटरसेक्शन है 3 बार ऐड हो गई. तो इट मीन्स अगर आप इसमें कॉमन इंटरसेक्शन को 3 बार माइनस करोगे तभी आपको एग्जैक्टली 2 मिलेंगे. तो बेटा यहाँ पे आप दोबारा से लिखोगे नंबर ऑफ मेन हु रिसीव्ड मेडल इन एग्जैक्टली 2 of 3 स्पोर्ट्स इज F इंटरसेक्शन B प्लस F इंटरसेक्शन C प्लस B इंटरसेक्शन C इक्वल्स टू, तो ये किसके इक्वल आएगा, सॉरी ये आपने लिख लिया ना, और इसमें से इसकी जगह इक्वल टू कर दो, ठीक है. और इसमें से आपने 3 टाइम्स क्या माइनस करना है, इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन B. तो मीन्स 18 माइनस 3 इंटू इंटरसेक्शन कितनी थी आपकी कॉमन 3 3 is 9 और आपका आंसर कितना आएगा 9. यहाँ तक बच्चे छोड़ देते हैं, इतना कर लेते हैं, आगे उनको क्लियर नहीं होता क्योंकि क्लियर वेन डायग्राम से ही होगा. मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, जब आप दो के इंटरसेक्शन ले रहे हो ये पार्ट इंक्लूड हो गया, जब आप इस दोनों के इंटरसेक्शन लोगे तब भी ये पार्ट इंक्लूड हो गया, जब आप इन दोनों की इंटरसेक्शन लोगे तब भी ये इंक्लूड हो गया. मतलब ये जो कॉमन पार्ट है ये तो निकालना पड़ेगा ना हर एक में से, तो इसको 3 बार आप निकालोगे तब जाके आपको आंसर क्या मिलेगा 9, ठीक है. द नंबर ऑफ मैन हु रिसीव्ड मेडल इन एग्जैक्टली 2 of 3 स्पोर्ट्स इज, इन तीनों की इंडिविजुअल इंटरसेक्शन दो की
और तीनों की कॉमन इंटरसेक्शन आप 3 बार इसमें से माइनस करोगे, राइट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Yes, next question is, in a survey of 25 students, it was found that 15 had taken maths, 12 had taken physics, and 11 had taken chemistry. So you have given individually number of maths, physics, and chemistry students. 5 had taken both maths and chemistry, 9 had taken maths and physics, 4 had taken physics and chemistry, and 3 had taken all the 3 subjects. Means कि आपको डबल डबल की इंटरसेक्शन भी गिवन है और तीनों की कॉमन इंटरसेक्शन भी गिवन है. फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट हैड टेकन, ये हम बाद में डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम इसका वेन डायग्राम ड्रॉ कर लें अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट. तो यहाँ से आपको स्टेटमेंट आई थिंक विजिबल है. ड्रॉ इट्स वेन डायग्राम. फर्स्ट ऑफ ऑल मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, राइट. तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं मैथ्स के स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं, 15. फिजिक्स के हमारे पास हैं 12 एंड केमिस्ट्री के हमारे पास हैं 11. अब दोनों में जब आप कॉमन ले रहे हो, ये बात ध्यान रखनी है. देखो जब आप मैथ्स और केमिस्ट्री के कॉमन स्टूडेंट्स ले रहे हो, ये देखो मैथ्स एंड केमिस्ट्री के कॉमन स्टूडेंट्स ये होंगे. अब जब उसमें कॉमन स्टूडेंट्स आप ले रहे हो तो वो आपको कितने दिए हुए हैं, 5 दिए हुए हैं. मैथ्स एंड केमिस्ट्री के कॉमन स्टूडेंट्स दिए हुए हैं 5. लेकिन अब जब आप ऑब्जर्व करोगे 5 ये सारे 5 नहीं है. इस 5 में तीनों में कॉमन वाले भी पड़े हुए हैं, जैसे पिछला क्वेश्चन था हमारा, ठीक है. तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 5 एक तरह से, नहीं तो ये एक सेकेंड. तो ये बेटा अब अपने दिमाग में ही आपको समझना पड़ेगा. ये 5 हैं, ठीक है, लेकिन ये दोनों के कॉमन है, ये तीसरा एलिमिनेट नहीं हो रहा, राइट. नेक्स्ट देखो मैथ्स एंड फिजिक्स के कॉमन है 9. कॉमन का मतलब ये पार्ट इंक्लूड हो रहा है बीच में, ठीक है. फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के कॉमन है आपके पास 4 और तीनों के जो कॉमन है वो है हमारे पास 3, ठीक है. तो अगर हम इंडिविजुअली बात करेंगे तो यहाँ पे देखो इंडिविजुअली क्या आएगा, यहाँ पर सारा आप लिख लोगे. मैथ्स के हमारे पास हैं 15, फिजिक्स वी हैव 12, केमिस्ट्री वी हैव 11, मैथ्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री वी हैव 5, maths intersection physics we have 9, physics intersection chemistry we have 4, and common of all the above is 3, right. So your first part is only chemistry. only chemistry का मतलब क्या है बेटा, सिर्फ केमिस्ट्री वाले लेने हैं और कुछ नहीं लेना. only chemistry में मतलब सिर्फ ये ही आएगा, ये. तो बेटा इसमें से क्या क्या माइनस करोगे, इंटरसेक्शन सारी आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है. अब इंटरसेक्शन देखो कैसे निकालनी है. अब ये टोटल तो 11 थे केमिस्ट्री वाले. नंबर ऑफ केमिस्ट्री में से आपने क्या माइनस करना है, इंटरसेक्शन माइनस करनी है. इंटरसेक्शन देखो कैसे माइनस करनी है. एक तो आप मैथ्स और केमिस्ट्री की इंटरसेक्शन माइनस करोगे, एक आप फिजिक्स और केमिस्ट्री की इंटरसेक्शन माइनस करोगे, ठीक है. मैथ्स केमिस्ट्री की इंटरसेक्शन माइनस करनी है, एक आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री की इंटरसेक्शन माइनस करनी है. और जब आपने माइनस करनी है तो आप देखो जब आप ये दो इंटरसेक्शन लोगे उसमें ये वाले कॉमन वाला एक इंक्लूड हो गया. जब आप फिजिक्स और केमिस्ट्री की इंटरसेक्शन लोगे तब भी ये 3 इंक्लूड हो गया. मीन्स ये तो बेटा एक ही बार माइनस होगा, है ना, एक ही बार होगा ना माइनस. तो यहाँ पर सबसे पहले देखो केमिस्ट्री में से आपने क्या क्या माइनस करना है, इंटरसेक्शन ऑफ मैथ्स एंड केमिस्ट्री और इंटरसेक्शन मैथ्स एंड फिजिक्स, ठीक है. तो ये तो एलिमिनेट करने ही करने हैं. तो जब आप ये कर रहे थे इसमें बेटा यहाँ पर 5 में से जब आप 3 निकालोगे तो आपके पास यहाँ पर वेट मैं कुछ और मेथड सोचती हूँ, रुको एक सेकेंड. देखो बेटा मैंने वेन डायग्राम दोबारा से ड्रॉ किया ताकि अब क्लियर हो जाए. अब देखो यहाँ पर मैथ्स और केमिस्ट्री की कॉमन स्टूडेंट्स कितने हैं, कॉमन स्टूडेंट मतलब मैथ्स और केमिस्ट्री के कितने हैं, ये देखो 5 हैं, क्लियर. अब देखो मैथ्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री के कॉमन स्टूडेंट्स कितने हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के कॉमन स्टूडेंट्स, ये फिजिक्स है ये केमिस्ट्री है, तो इसके कॉमन स्टूडेंट्स कितने हैं, 4, ठीक है. तो देखो जब आप कॉमन स्टूडेंट लेते हो तो यहाँ पर एक छोटा सा कॉमन पार्ट भी तो इंक्लूड हो रहा है, ये वाला, और ये तो 2 बार इंक्लूड हो गया, समझ गए ना.
तो इट मीन्स अगर मैं अकेले मैथ्स और केमिस्ट्री के कॉमन स्टूडेंट्स लूँ और फिजिक्स वाले उसमें से निकाल दूँ तो मुझे मिलेंगे सिर्फ 2 स्टूडेंट्स, ये वाले, सिर्फ इस पार्ट के, ये वाला पार्ट, सिर्फ ये पार्ट, ये हमें कितना मिलेगा, ओनली 2। ठीक है, अगर हम यहाँ पर, ये तो 3 था ना कॉमन पार्ट, अगर हम यहाँ पर सिर्फ इतने से पार्ट की बात करें, सिर्फ इतने पार्ट की, तो ये टोटल कितना था, टोटल कितना है 4, टोटल था 4। तो अगर हम सिर्फ इतने से पार्ट की बात करें तो यहाँ पे मुझे एक ही स्टूडेंट मिलेगा जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का सिर्फ उसका होगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री का। अब क्वेश्चन ये है कि तुमने वो वाले निकालने हैं कि जो सिर्फ केमिस्ट्री के हैं, तो ओनली केमिस्ट्री के कैसे निकालोगी, केमिस्ट्री में से, तो बेटा यहाँ पे वेन डायग्राम से करोगे ना तो बहुत जल्दी समझ आएगा। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, बुक में बहुत सारे फॉर्मूले लगाए हुए हैं। वेट, ये देखो यहाँ पर ये इस तरह से किया हुआ है। ये पॉसिबल नहीं है बेटा याद करना फॉर्मूले, कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन पी, कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी, कहाँ तक लर्न करोगे, नो, होते ही नहीं है, हमें भी नहीं होते थे। ठीक है, तो बेटर है वेन डायग्राम ड्रॉ करो और अब क्वेश्चन अपने आप करो। ठीक है, तो यहाँ पर ओनली केमिस्ट्री के कितने होंगे, ओनली केमिस्ट्री, तो ओनली केमिस्ट्री के मुझे ये सारे कितने हैं 11, 11 में से क्या क्या माइनस करोगे आप, 11 में से आप देख तो 2 वाले माइनस करोगे और एक ये 3 वाले माइनस करोगे और एक ये 1 वाले माइनस करोगे। 11 माइनस 3 to 5 and 6, 5। ओनली केमिस्ट्री के वी हैव 5 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अगर आप बुक देखो ना, ये देखो, पता नहीं आपको विजिबल है या नहीं है, लेट मी चेक। ये देखो बेटा बुक में ये क्या कुछ किया हुआ है, ये देखो। ठीक है, ये कहाँ फॉर्मूले आप लर्न कर सकते हो, यूनियन, इंटरसेक्शन, सी नहीं होंगे। तो बेटर है वेन डायग्राम अच्छे से समझ लो, जिसको वेन डायग्राम समझ आ गई, ठीक है, उसके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, राइट। सो वी हैव ओनली केमिस्ट्री, वी हैव 5, राइट। अब हम दोबारा नया क्वेश्चन करते हैं, इसी का सेकेंड पार्ट करते हैं। इसका सेकेंड पार्ट है ओनली फिजिक्स, ओनली फिजिक्स, अगेन नंबर ऑफ ओनली फिजिक्स, मतलब अब सिर्फ फिजिक्स वाले चाहिए और बाकी कोई नहीं चाहिए, ओनली फिजिक्स चाहिए हमें। तो ओनली फिजिक्स के लिए फिर आप पहले वेन डायग्राम ड्रॉ करोगे। तो अब देखो, सबसे पहले ओनली फिजिक्स चाहिए, फिजिक्स की बात होनी है, तो फिजिक्स में से कौन कौन से निकालोगे, मैथ्स वाले निकालोगे और केमिस्ट्री वाले। पहले देखो, अगर मैं फिजिक्स के मैथ्स वाले कॉमन लूँ, फिजिक्स एंड मैथ्स, वी हैव 9, ये सारे 9 है बेटा, ये सारा पार्ट क्या है 9, लेकिन इसमें जो कॉमन पार्ट है वो कितना था, 3 था, कॉमन पार्ट 3 था ना तीनों का। तो इट मीन्स अगर हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो ये 3 था, तो ये कितना होगा 6 होगा। क्लियर हो गया, ठीक है। सिमिलरली अब आपको चाहिए फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले, फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले टोटल कितने हैं 4। अगर ये 3 है तो इसको 4 बनाने के लिए यहाँ पे क्या रखोगे 1। क्लियर, तो अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो फिजिक्स कैसे निकालोगे, ओनली फिजिक्स, टोटल कितने हैं 12, 12 में से क्या माइनस करोगे, टेल मी, 12 में से क्या माइनस करोगे, 6 कर दोगे, 3 कर दोगे और 1 कर दोगे। मीन्स ओनली फिजिक्स वाले आपके पास मिलेंगे आपको सिर्फ 2। लेट मी कैलकुलेट द आंसर, ओनली फिजिक्स, यस 2। ठीक है, अब ओनली फिजिक्स हो गए। अब ओनली केमिस्ट्री आप निकालोगे, ओनली मैथ्स, दोज हु आर ऑप्टेड ओनली मैथ्स। अब ओनली मैथ्स वाले देखो, अब मैथ्स और केमिस्ट्री में कॉमन कितने हैं बेटा, मैथ्स और केमिस्ट्री में कॉमन कितने हैं 5 हैं, तो यहाँ पे 5 बनाना है, यहाँ पे 5 बनाना है। 3 में क्या प्लस करोगे 2, 5 बन गया। तो अब मैथ्स में कितने हैं टोटल 15, तो 15 के मैथ्स में से कौन कौन से निकालोगे, 6 निकालोगे, 3 निकालोगे, 2 निकालोगे। ठीक है, 6 + 3 + 2, 6 3 9 11, 15 - 11 आंसर इज 4। तो ये आपके आ गए ओनली मैथ्स के। सारा क्वेश्चन मैं वेन डायग्राम से सॉल्व कर रही हूँ, मैं कोई फॉर्मूला नहीं यहाँ पर लगा रही और फॉर्मूला याद कर भी नहीं सकते हो। ठीक है, कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के लिए भी प्रॉब्लम होती है, नहीं याद नहीं रहता, और क्वेश्चन आना ही आना पेपर में, वेन डायग्राम से हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट पार्ट। तो अब देखो, फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया, सेकेंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट हो गया। नेक्स्ट इज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ्स। नेक्स्ट निकालना है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बट नॉट मैथ्स। मीन्स आपको कौन से चाहिए, ओनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री चाहिए, सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं जो,
मैथ्स नहीं पढ़ रहे। अब देखो मैथ्स वाले कॉमन कितने थे, फिजिक्स और केमिस्ट्री के चाहिए टोटल, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के टोटल कितने हैं, 11 है, 12 है, लेकिन उसमें कुछ वो वाले स्टूडेंट्स भी पढ़े हैं कि जो मैथ्स भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसको देखो वेन डायग्राम से कैसे करोगे आप, तो बेटा इसको देखो हम कैसे करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ्स। देखो अब इसको मैं इस तरह से लिख रही हूँ फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, नॉट का मतलब हम माइनस करते हैं, फिजिक्स एंड है तो हम क्या लगाएंगे, इंटरसेक्शन, मीन्स की पी इंटरसेक्शन सी बट नॉट मैथ्स, नॉट मैथ्स को मैंने माइनस बी एम लिख दिया। अब आपको पता है ना ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए में से इंटरसेक्शन माइनस कर दो ए और बी की, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी आप वही फॉर्मूला लगाओगे, P इंटरसेक्शन C में से आप क्या माइनस करोगे, P इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन M, ठीक है। तो अब आपके पास P इंटरसेक्शन C ऑलरेडी गिवन थी, कितनी थी P इंटरसेक्शन C, 3 + 1 4, 4 में से आप माइनस क्या करोगे, तीनों की कॉमन इंटरसेक्शन, कॉमन इंटरसेक्शन इज 3, आंसर इज 1, राइट। तो ये थोड़ा सा हमने फॉर्मूला यूज करके किया है। नेक्स्ट पार्ट देखो इसका, नेक्स्ट पार्ट इज मैथ्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, तो ये भी कर लेते हैं, मैथ्स एंड फिजिक्स, एंड का मतलब यस इंटरसेक्शन बट नॉट, मैथ्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, बट नॉट केमिस्ट्री मीन्स सी, तो ये भी अब फॉर्मूला लगा दो, एम इंटरसेक्शन पी में से क्या माइनस करोगे, एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी। अब देखो मैथ्स और फिजिक्स की कॉमन इंटरसेक्शन कितनी थी बताओ, 6 + 3 9, 9 में से तीनों की कॉमन माइनस कर दोगे 3, आंसर इज 6, ठीक है। तो ये नेक्स्ट पार्ट भी आपका हो गया है। नेक्स्ट पार्ट इज, ये आपका ई पार्ट था, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट जो पढ़ रहा है, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट ही पढ़ रहा है, तो वो कौन कौन से होंगे बताओ। तो बेटा देखो ओनली तीनों में से एक एक सब्जेक्ट जो पढ़ रहा है, मतलब हमें सिर्फ मैथ्स वाले चाहिए, ओनली मैथ्स, ओनली केमिस्ट्री, ओनली फिजिक्स, मीन कॉमन नहीं होना चाहिए, तो ऐसे ही करेंगे ना, ओनली मैथ्स, सॉरी ओनली फिजिक्स को प्लस कर दो, ओनली केमिस्ट्री को प्लस कर दो, ओनली मैथ्स को प्लस कर दो, ये तो हम ऑलरेडी पीछे निकाल चुके हैं, ओनली फिजिक्स वाले 2 थे, मैथ्स वाले आपके 4 थे और केमिस्ट्री वाले आपके 5 थे, तो तीनों को प्लस कर दो, आंसर इज 11, राइट। कम टू द नेक्स्ट पार्ट, यस इन द नेक्स्ट पार्ट वी हैव एटलीस्ट वन ऑफ 3 सब्जेक्ट, मीन्स कम से कम तीनों सब्जेक्ट वाले, ये कौन से होंगे, एटलीस्ट का मतलब हमेशा जहाँ पर आता है हम हमेशा यूनियन लेते हैं, ठीक है, एटलीस्ट वन ऑफ 3 सब्जेक्ट्स, ठीक है। एटलीस्ट का मतलब कि हमें मैथ्स वाले भी चाहिए, फिजिक्स वाले भी चाहिए, यूनियन वाले भी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा दोगे, वही जो मैंने आपको अभी बताया था, मैथ्स वाले, फिजिक्स वाले, केमिस्ट्री वालों को प्लस करोगे और दोनों की कॉमन इंटरसेक्शन को माइनस करोगे, और जो तीनों की इंटरसेक्शन थी उसको क्या करोगे, प्लस। तो सब कुछ बेटा आपको गिवन है यहाँ पर, जस्ट पुट द वैल्यूज। मैथ्स वाले आपके कितने थे, 15, फिजिक्स वाले 12 एंड केमिस्ट्री वाले आपके पास हैं 11, कॉमन इंटरसेक्शन भी आपको गिवन है, कॉमन इंटरसेक्शन ऑफ फिजिक्स, मैथ्स एंड फिजिक्स, आप यहाँ से देख सकते हो, मैथ्स एंड फिजिक्स की कॉमन इंटरसेक्शन मैंने स्टार्टिंग में लिखा था, आप देख लेना रिवाइंड करके, मैथ्स एंड फिजिक्स, मैथ्स एंड केमिस्ट्री की आपके पास है 5 और तीनों की कॉमन थी आपके पास 3, मैथ्स एंड फिजिक्स की आपके पास है 9 एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की आपके पास है 4, ठीक है, -5 + 3, 15 + 12 + 11 -9 -4 -5 + 3, ये सारी कैलकुलेशन करके आपके पास आंसर आएगा 23। मतलब ये वो वाले लोग हैं जो तीनों कम से कम तीनों सब्जेक्ट जरूर ले रहे हैं, मतलब कि कोई मैथ्स ले रहा है, कोई मैथ्स फिजिक्स ले रहा है, कोई मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री ले रहा है, तो ये सारा डेटा एक में आ गया है, यूनियन में आ गया है, जो है आंसर इज 23। एंड द लास्ट इज नन ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब कोई भी नहीं पढ़ रहा, कोई सब्जेक्ट नहीं ले रहा, नन ऑफ द सब्जेक्ट, नंबर ऑफ नन ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। नन ऑफ द सब्जेक्ट देखो आप कैसे फाइंड करोगे, अब आपके पास देखो स्टार्टिंग में यूनिवर्सल सेट आपको गिवन था, यहाँ पर
यूनिवर्सल सेट में देखो इन अ सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट्स, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर जो यू है वो 25 स्टूडेंट्स का है, यूनिवर्सल सेट जो है 25 स्टूडेंट्स का है, और आपने तीनों की फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की जो यूनियन फाइंड की है वो 23 आई है। तो नन ऑफ द सब्जेक्ट किसके इक्वल आएगा? टोटल में से सारी यूनियन फाइंड कर दो, ये तो कुछ भी नहीं पढ़ रहे। 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ना मैथ पढ़ रहे ना फिजिक्स पढ़ रहे, तो जो ना ही केमिस्ट्री पढ़ रहे। तो आप में से भी कई बार ऐसे 1-2 बच्चे होते हैं जो क्लासेस नहीं लेते, एडमिशन करवा लेंगे लेकिन पढ़ना शुरू नहीं किया होगा, तो ये वो वाले स्टूडेंट्स हैं जो कुछ नहीं पढ़ रहे, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर एप्लीकेशंस ऑफ set theory. According to me, the topic is complete, set theory is complete. I will prepare one more lecture related to the miscellaneous exercise of NCERT, because it's quite tough. We can say there are 2 to 3 questions that is related to your problem. Maybe I'm not sure, some students can do it very well, but I need it. I want to prepare one lecture more, but till now it is complete. Everything I have told, everything we have discussed in the video lecture, this is a complete series, और इससे बाहर मुझे लग नहीं रहा कि मैंने कुछ ना डिस्कस किया हो, ठीक है। स्टिल अगर आपके पास डाउट है तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हो। इससे रिलेटेड मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगी, वो आपने करनी है। इस वर्ड प्रॉब्लम अब हम दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। एनसीईआरटी की और आर.डी. शर्मा की जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस थे वो मैंने सारे कवर कर लिए हैं, और ये जो क्वेश्चन था ना ये भी आ जाता है पेपर में 6 मार्क्स में, ठीक है। तो 6 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन आएंगे बहुत बड़े बड़े, ठीक है। तो आपने घर पर इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे। सो देयर विल बी वन मोर लेक्चर, बस उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन। वो हमारा छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा लेंथी नहीं है, क्योंकि उसमें हमने ज़्यादा कुछ नहीं करना, 1-2 टॉपिक ही डिस्कस करनी है, राइट। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।